बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले जो स्टोरी शामिल करेंगे वो है सवात से। नाज़रीन, वज़ीर आला के भाई हैं तहसील नाजिम अब्दुल्ला, जो थाने में इंक्वायरी के लिए बुलाए गए शख्स को छुड़ा कर ले गए। वज़ीर आला के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई ASI की तरफ से, और जो उनको महंगी पड़ गई। पुलिस ऑफिसर ASI अमजद इकबाल को सवात से दीरा पर तब्दील कर दिया गया। और अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो वाक़ई के दूसरे रोज़ ही ये तबादला कर दिया गया। और इस ज़िम्मन में DIG जो सईद वज़ीर, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ASI अमजद अली को सियासी इख्तलाफ रखने पर तब्दील किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो तहसील नाजिम है अब्दुल्ला खान, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो तो कानून का एहतराम करते हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ जो बयानात जारी किए गए उनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो वो CCTV कैमरों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, सबूत भी उनके पास है, मोबाइल रिकॉर्ड भी चेक किया जा सकता है, उनका इस तबादले से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उबैद फजल, हमारे रिपोर्टर, रियाज अहमद बिलोर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। आप MNA ANP से ताल्लुक़ है आपका, सर आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हमारे साथ प्रोग्राम में साथ देंगे, वज़ीर तालीम है आप KP, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले उबैद आपकी तरफ आना चाहूँगी, बताइएगा ASI को सियासी इख्तलाफ पर तब्दील कराया गया, ये कहना है DIG सईद वज़ीर का, जबकि तहसील नाजिम जो हैं अब्दुल्ला खान, वो कहते हैं उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। असल मामला है क्या? जी बिल्कुल, इस तरह है कि स्वात काला कोर्ट में पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा था जो पुलिस को धोखाधड़ी और फ्रॉड में मतलूब थे। बाद में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई जो तहसील नाजिम भी है अब्दुल्ला खान, जिसने मुलजिम को पुलिस से जबरदस्ती चुरा कर ले गए हैं, जिसके खिलाफ ASI ने रोजनामचे में रिपोर्ट में दर्ज की है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई अब्दुल्ला खान के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल्ला खान ने फ्रॉड और धोखाधड़ी में पुलिस को मतलूब मुलजिम इरफानुल्लाह को जबरदस्ती पुलिस से चुरा कर ले गए हैं। और साथ में ये भी कहा है पुलिस को कि कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। पुलिस ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इसको हम तमाशाई बनकर देखते रहे, और इसके बाद जो मुतालिका ASI है उसे जिला सवात से जिला पर भी तब्दील किया गया है। लेकिन जब हमारी वज़ीर आला के भाई अब्दुल्ला खान से बात हुई तो इनका यही कहना है कि मैंने किसी मुलजिम को नहीं छुआ और पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज, झूठी रिपोर्ट बनाई है। इनका ये भी कहना है कि पुलिस तबादले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और इस हवाले से जब हमने DIG मलाकंड रेंज से बात हुई तो इनका भी यही कहना है कि जो मुतालिका ASI था वो सियासी जातियात पर उतर आया था, इसलिए हमने इनका तबादला कराया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो DIG हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है कि एक तरफ तो वो कह रही है कि उनका तबादला जो है वो इसलिए किया गया, उनका सियासी इख्तलाफ था। क्या माजी में भी कोई ऐसा इख्तलाफ देखने को मिला है? और जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है ASI ने, उसका मतन भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, ASI ने तो ये रिपोर्ट दर्ज किया है कि जब हमने जो धोखाधड़ी और फ्रॉड में जो मतलूब मुलजिम था, जब हमने इसको पकड़ा इरफानुल्लाह को, तो तहसील नाजिम जो है वजीर आला का जो भाई है अब्दुल्ला, वो ताने आकर और जो मुलजिम था वो पुलिस से जबरदस्ती चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो मुलजिम था उनको जब जबरदस्ती वो लेकर गए तो साथ ये भी पुलिस को कहा कि आप जो भी कर सकते हो कर ले। ठीक है उबैद, ये सारा पस मंजर हमारे सामने है। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़िया साहब, वक्त का आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, PTI जो है वो एक तरफ तो दावा करती है डीपोलिटिसाइज करने का पुलिस को, अगर वो दावा करती है तो इन सियासतदानों का क्या किया जाए, इनकी आदात को कैसे तब्दील किया जाए? अगर पुलिस का हम यहाँ पर किरदार देखते हैं तो वो वाज़ेह नज़र आता है, लेकिन अगर सियासतदान ही अपनी इन आदात को नहीं छोड़ेंगे, इनसे बाज नहीं आएंगे, तो इस मामले से कैसे निपटा जाएगा? इससे पहले भी 5 साल हमारी हुकूमत की और इसमें किसी भी मामला में हमने मुदाखलत नहीं की। और ये जो वाक़या, अगर ये वाक़या आपके सामने हमारे सामने आया हुआ है तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी एक तरफ जो हमारे जो रिपोर्टर हैं उसने भी एक आपके सामने एक रिपोर्ट अभी की। दूसरा ये कि DIG साहब वहाँ पर ऑलरेडी हैं और एक ASI की तरफ से भी एक चीज़ आई हुई है। और हमारे जो नाजिम साहब हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब हम कहते हैं कि जी पुलिस आज़ाद है तो इंक्वायरी करें, उस पर इंक्वायरी कर लें, जो बंदा इसमें मुलविस होगा उसको
आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब इसमें तो एक तरफ से एक बंदा कुछ कहेगा, दूसरे बंदा कुछ कहेगा, पुलिस डीआईजी कुछ कह रहा है, एएसआई कुछ कह रहा है। और तो देखें यहाँ पे अब हम तो ये कहेंगे कि जी पुलिस आज़ाद है, वो जाके कर ले इंक्वायरी, जो भी बंदा मुलविस है तो वो उसको सजा करे। अच्छा इलियास साहब, ये फरमाएगा एएसआई का तबादला करना क्या इस मसले का हल था यहाँ पर? मैं नहीं समझता कि इस मसले का हल है, क्योंकि एएसआई जो है वो किसी कीमत पे पॉलिटिकल पार्टी का नहीं सरोकार हो सकता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। उसकी वजह है कि उसने अपनी नौकरी करनी है या सियासत करनी है। अगर उसने सियासत करनी होती नौकरी छोड़ देता। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की पुलिस में से पुख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो हमेशा से बहुत अच्छी है, पहले से राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो अपने रवायात हैं उसके मुताबिक पुख्तूनख्वा में पुलिस का रवैया हमेशा बहुत अच्छा होता है। आप देख सकती हैं कि पुख्तूनख्वा के 3 अगर लोग शहीद ना होते तो वो आज तीनों आईजी होते, और कोई लाहौर में लगा होता, कोई कराची में होता। जिस तरीके से हमारे पीछे आईजी रहे हैं, कराची में भी हमारा आईजी रहा है, लाहौर में भी रहे हैं, सईद खान भी रहे हैं, दिलजान भी रहे, दिलजान सेक्रेटरी होम भी रहे। बात यह है कि हमारी पुलिस जो है वो बहुत अच्छी है। एक हमारा शहीद हो गया यहाँ, एक डीआईजी शहीद हुआ, दूसरा डीआईजी सीनियर डीआईजी शहीद हुआ, तीसरा आबिद एक था पंजाब से, वो भी शहीद हुआ। लेकिन हमारे जो डीआईजी हैं वो बहुत अच्छे काबिल हैं। मैं नहीं समझता कि इनकी ये ख्याल हो कि ये जो ट्रांसफ़र हुई है इसमें सियासी हल नहीं है। बिल्कुल सियासी ज़रूर है, इसकी सियासत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इलियास साहब ये बताएगा सियासतदानों के एटीट्यूड का फिर क्या किया जाए? अगर पुलिस अच्छी है, उसका रवैया भी अच्छा है, कारकर्दगी भी अच्छी है, फिर सियासतदानों के एटीट्यूड का क्या किया जाए यहाँ पर? सियासतदान का एटीट्यूड ख़राब नहीं है। देखिए ना, बात सुने, सियासतदान जो हैं वो, मैं 21 साल तक सेनेटर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 94 अप टू मार्च 2018 तक सेनेटर रहा हूँ। हमारा कोई रवैया गलत नहीं था। आजकल जो इसकी जब हुकूमत इनकी आई है उसमें जाके देखिए, सेनेट की हालत देखिए कि सेनेट की क्या हालत बनी हुई है। सेनेट की भी, नेशनल असम्बली की, इनके वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हैं, उन्होंने सेनेट में ऐसी लोगों को बुरा भला कहते हैं कि रात को मेरी एक सेनेटर से बात हुई कल रात को, तो उन्होंने किसी बात के लिए टेलीफोन मुझे की, मेरे पुराने साथी हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा क्या करो, कहते यार हम तो बात करने से भी डरते हैं, बेइज्जती गालियां सुन नहीं सकते। बात यह है कि सियासतदान जो पुराने सियासतदान हैं उनको पता है अपना सियासत कैसे रद्द अमल होता है। जब असेंबली में एक बंदा बोलता है तो उसी का रद्द अमल उसी अंदाज में उसको मिलता है। लेकिन ये भी बताइएगा उसका अंदाज होता है, देखे ना, उसका रवैया जो है वो आप देखें, बात टीवी पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है। जो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो तो रवैया उसका बहुत ही गलत है। यही तो बात है ना, यही तो बात है सर कि यहाँ पर रवैया तब्दील करने की जरूरत है। अगर पीछे एक तरफ दावा करती है कि वो पुलिस को डिक्रिमिनलाइज कर चुकी है या वो मॉडल पुलिस के तौर पर उसको सामने रखती है, तो फिर सियासतदानों का एटीट्यूड जो है उसको भी तब्दील करने की जरूरत है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि मैं मुल्जिम को लेके जा रहा हूँ, रोक करके तो रोक लो। मिर्जा साहब, मिर्जा भी बात ये है कि इनका रवैया जो है ये लीडर का, बंगश साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर। अगर किसी एमपीएस की जानिब से, जी बंगश साहब, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा, मैंने पहली बात की कि 5 साल हम गुजार चुके हैं। 5 सालों में अगर कोई ऐसा केस आप निकाल के दें कि किसी पीटीआई एमपीए ने कहीं पर पुलिस को धमकाया हो या पुलिस इस तरह रवैया अख्तियार किया हो, ये अगर पुलिस हमारे दौर हुकूमत में अगर पुलिस नंबर 1 पोजीशन पर चली गई है तो इसका ये था कि हमने अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद किए हुए हैं। और हम ना किसी हमें तो ये पता नहीं होता कि जी हमारे ज़िले में अगर कोई डीपीओ लग रहा है तो हमें तो ये नहीं पता होता। इवन हमारे पिछले दौर हुकूमत में परवेज खटक साहब थे, परवेज खटक साहब को ये पता नहीं था कि जी उनके जिले में कौन डीपीओ लगा हुआ है।
अब अगर मौजूदा अगर हम बात करें तो मौजूदा में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक वाक़या हुआ है और वो उसको सीएम के भाई के साथ आप इसको टच कर रहे हैं तो ये तो फिर ज्यादती है। आप हमने पहले ये कहा कि जी जाएं पुलिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बंगश साहब के इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 5 सालों में कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया, और अगर इस तरह का कोई वाकया सामने आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि 5 सालों में कोई वाकया सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये वाकया आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी सॉर्ट आउट होना चाहिए। इलियास अहमद बिलोर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ियाला बंगश साहब, आपको साथ रखना चाहूंगी, अगली स्टोरी पर भी आपका मौक़िफ़ दरकार होगा। गोमल यूनिवर्सिटी से है, DI खान से, जहां पर लॉ कॉलेज की जो तलबा हैं वहां पर असातिज़ा की भी कमी है, उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। किताबों की भी कमी है, उन्हें किताबों की अदम दस्तयाबी है, और इसके अलावा वो एक और एहतजाज भी करते हैं कि जो प्रिंसिपल की तयनाती की गई है वो भी गैर कानूनी है। इसके ऊपर भी ज़ियाला बंगश साहब आपका मैं जो है वो मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। आपके नोटिस में है सर ये मामला? मुझे आज जब ये बताया गया तो मैंने पूरी इसके बारे में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की और उसको डिटेल पता किया है, और गोमल यूनिवर्सिटी से भी मैंने इस पर की। तो ये जो एहतजाज की बात हो रही है, ये गोमल यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो लॉ सेक्शन जो डील हो रहा है, तो उसके स्टूडेंट ने एहतजाज किया हुआ था, और वो रिगार्डिंग बुक्स नहीं था। वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैं VC को कॉन्टैक्ट कर रहा था, VC से बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके ऑफिस से मैंने पूरी फिर डिटेल ली कि जी ये जो वाकया या जो एहतजाज हुआ है, स्टूडेंट ने एहतजाज किया है गोमल यूनिवर्सिटी में, तो इसका पूरा मैंने उसकी पूरी डिटेल मैंने ली। तो उसमें ये था कि वो फीसों के हवाले से था, और वो 10% जो फीसों में इजाफा हुआ है, तो उस पर कल एहतजाज हुआ था। और उसमें फिर ये हुआ है कि वहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जानिब से और वहाँ के स्टूडेंट, उनकी एक मुश्तरका कमेटी बनी थी, और वो मामला कल सॉर्ट आउट हो गया था, और उसके जो एहतजाज था वो एहतजाज कल ख़त्म हो गया था। VC को हमने कहा हुआ है कि जैसे ही उनका फिर हमसे रब्ता हो तो उसकी मुकम्मल हमें डिटेल दी जाए केस में। अगर सर हम डिटेल ले लेते हैं बंगश साहब, हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला जान हमारे साथ हैं, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि असल मामला ये है क्या, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी अब्दुल्ला, बताइएगा, 3 वजूहात यहाँ पर बताई गई हैं इस एहतजाज की, क्या मुतालिबात है तलबा के? तलबा का मुतालबा था कि एक तो तदरीसी कुतब की कमी है, दूसरा जो है ये प्रिंसिपल जो है वो भी गैर कानूनी बैठे हुए हैं इधर, और तलबा जो एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जब डिस्ट्रिक्ट बार कौंसल पहुंचे तो उधर डिस्ट्रिक्ट बार सदर के जमाल अब्दुल नासिर उन्होंने खिताब भी किया तलबा से, और तलबा को यकीन दहानी कराई कि हम हर फोरम पर आपका जो मसला है वो उठाएंगे, और इंशाल्लाह हम इंतजामिया से भी बात करेंगे, कमिश्नर से। और अब्दुल्ला, कितने तलबा हैं ये, और असातिज़ा कितने हैं, कितने की गुंजाइश है यहाँ पर, कितने असातिज़ा होने चाहिए थे जो नहीं है? अब तलबा का तो यही वो तो मौक़िफ़ था कि वो तलबा की बहुत ज़्यादा कमी है, अब ये नहीं बताया उन्होंने कि कितनी कमी है। असातिज़ा की कमी है। बंगश साहब फरमाइएगा, अगर वाकई यहाँ पर असातिज़ा की कमी है, ज़ाहिर है लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्हें इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा, इसलिए वो प्लैकार्ड्स उठाकर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज कोशिश की थी कि वहाँ जो हमारे VC हैं उनसे इस मामले पर पूरी उनसे राय ली जाए। अभी मैंने सारी चीज़ें अपने साथ वो कर ली हैं, क्योंकि आज हम कोशिश थी कि रब्ता हो जाए, लेकिन किसी से हमारा रब्ता आज नहीं हुआ। तो मैं ये करता हूँ आप लोगों के इंशाल्लाह, आपके जो नुमाइंदा है, आपके यहाँ जो नुमाइंदे हैं वो भी बैठे हुए, तो इंशाल्लाह मैं ये करता हूँ कि पूरी तफसील लेके मैं इस पर जितना भी हम कोशिश कर सकें, अगर असातिज़ा की कमी है और बुक्स की जो बताई गई है, तो इंशाल्लाह इस स्टूडेंट को आप श्योरिटी कर दें कि इंशाल्लाह हम मंडे ट्यूसडे तक इसका जो मामला है, इंशाल्लाह इस पे मैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और दूसरे जो मुतलका जो लोग हैं उनसे बात करके इनका मामला इंशाल्लाह हल करवा देंगे। अच्छा बंगश साहब, ओवरऑल अगर देखा जाए KP में, तो एजुकेशनल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो किस तरह की हैं, और आप उसके ऊपर अब क्या वर्कआउट कर रहे हैं? नई गवर्नमेंट आ चुकी है, क्या पॉलिसीज तरतीब दी जा रही है KP में एजुकेशन को, सहूलियात को लेकर?
हाँ, इसके हवाले से क्योंकि मेरा तो एलिमेंट्री सेकेंडरी डिपार्टमेंट है और उसके हवाले से मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ और इस दफ़ा हमने जो बजट है वो भी ऑलरेडी इसके लिए मुख्तस किए हुआ है। पहली हमारी इस दफ़ा कोशिश है कि हम एकेडमिक साइड पर जा रहे हैं और एकेडमिक साइड पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो क्लास रूम्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और दूसरा, हम इस दफ़ा हमने ये कोशिश की है कि हम हमारे जो पिछले जो स्कूल जो दिए गए थे, प्राइमरी, मिडल टू हाई टू हाई सेकेंडरी, उसको इस दफ़ा हमने बजट रखे हुए है कि उसको हम पहले फेज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें जितने और दूसरे इसके अलावा मिसिंग फैसिलिटी जितने स्कूलों में रहते हैं, जिनके जहाँ पे बाउंड्री वॉल्स रहते हैं या कहीं पर पानी के मसले हैं, तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम वो स्कूलों को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ मिसिंग फैसिलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। और इस दफ़ा हम मज़ीद स्कूल जहाँ जहाँ पर नीड बेस है वहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग्स में हम स्कूलों को स्टार्ट ले रहे हैं, ताकि इमीडिएटली एक तरफ हमारे स्कूल कंप्लीट होंगे और दूसरी तरफ हम स्कूलों को आगे लेकर जाएंगे। और कोशिश ये है कि जितने भी हमारे जो स्कूल हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से और हर बच्चा स्कूल में, तो ये पूरा एक प्लान हमने इस दफ़ा किया हुआ है। और इसके साथ मैं 5-6 तारीख से मैं डिस्ट्रिक्ट्स का विजिट भी शुरू करवा रहा हूँ। उसमें डिस्ट्रिक्ट विजिट भी होंगे, उसमें नए स्कूल जो कंप्लीट हो चुके हैं उसके इफ्तिताम करवा रहे हैं, कुली कचहरी हम कर रहे हैं, जाके वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के उनके जो मसले होंगे। तो इंशाल्लाह एक इस दफ़ा हम एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला जान भी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चिश्तिया से ये खबर शामिल कर लेते हैं, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने 6 साल कबल चिश्तिया के शहरियों के लिए के मुतालबे पर एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो उसमें सीवरेज मंसूबे हैं और सड़कों की बहाली है, उसके लिए बलदिया चौक में संगे बुनियाद रखा और इस मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी शुरू हो गया। लेकिन 6 साल गुजर चुके हैं, ये मंसूबा जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है, जिसकी वजह से आवाम को सहूलतें देने का जो प्रोजेक्ट था, बजाय सहूलतें देने के उल्टा आवाम के लिए आवाम को इससे मुश्किलात का सामना है। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद जो सड़कें हैं उनकी बहाली नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग जाती हैं। हमारे साथ चौधरी जफर साहब मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, असल वजह बता सकते हैं? 6 साल हो गए हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू हुए, ये नहीं कि काम शुरू नहीं हुआ, काम भी शुरू हुआ। रुकावट कहां पर है, कमी कोताही कहां पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये मनसूबा 2014 में 92 करोड़ की लागत से मंजूर हुआ था जी, जिसमें हमने अब तक जो है ना वो इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसको हमने 2 जोन में डिवाइड किया था शहर को। दोनों जोनों में जो डिस्पोजल वर्क्स हैं और मेन सीवर लाइन वो कंप्लीट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चालू हैं। लेकिन ये बदकिस्मती कह लें कि अभी तक इस मंसूबे का 92 करोड़ के अगेंस्ट जो फंड रिलीज हुए हैं वो 70 करोड़ रुपए हुए हैं। अच्छा। और इसका अभी 32 करोड़ रुपया बकाया जो है ना वो रिलीज होने वाला है। अब जो बजट रवा माली साल के लिए आया है उसमें सिर्फ 3 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ठेकेदार जो इसका जो कंट्रैक्टर है उसकी लायबिलिटी जो है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। तो इस वजह से ये मनसूबा सुस्तरवी का शिकार है। अगर बकाया फंड जो है तकरीबन 28 करोड़ रुपए है, अगर अभी रिलीज हो जाए तो इसी रवा माली साल में ये मनसूबा 100% कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कितने अरसे में मुकम्मल होना था जफर साहब ये मंसूबा? ये मनसूबा PC1 के मुताबिक 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी जो फंडिंग है वो प्रॉपर PC1 के मुताबिक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये मनसूबा लेट हो गया। लेकिन जफर साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि जब कोई भी मंसूबा ताखीर का शिकार होता है तो जाहिर है जो फंड्स एलोकेट होते हैं या जिसका तखमीना लगाया जाता है उसकी लिमिट बढ़ जाती है। क्या अब भी ये विद इन 92 करोड़ में ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा या ताखीर की वजह से ये पैसे भी बढ़ जाएंगे इसके? अगर तो फंड इन टाइम अब भी रिलीज हो जाए तो कोई ज्यादा अमाउंट इसकी नहीं पड़ेगी। जो प्राइस वेरिएशन होती है मार्केट में रेटों की वजह से, वो ठेकेदार का जो क्लेम है वो क्योंकि फंड नहीं होते, ठेकेदार का फॉल्ट नहीं होता, मटेरियल मार्केट में महंगा हो जाता है, तो ये कुछ अमाउंट थोड़ी बहुत इसकी बढ़ेगी। लेकिन ये जैसे जैसे मजीद अगर लेट होगा तो मार्केट हाई होने की वजह से प्राइस वेरिएशन का काफी सारा पैसा वो ऊपर जाएगा।
तो जाहिर है जब एक प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट का शुरू किया जाता है, जब वो कंप्लीट नहीं हो सकता है तो जितना उसका काम हुआ होता है वो जाहिर है वो ज़ेर इस्तेमाल तो होती है वो जगह, उसकी वजह से मजीद टूट फूट हो जाती है। फंड्स जारी नहीं हो सके हैं सर, तो आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है आपने, या आपने कोई रिक्वेस्ट करने की कोशिश की प्रीवियस गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हीं के दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था? नहीं, इसका मैडम ऐसे है कि जितना पोर्शन हमने कंप्लीट किया है वो इस प्लानिंग के साथ किया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर हमारा डिपार्टमेंट का एक पूरा मैकेनिज्म है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब, हमारे एससी साहब और हमारे एक्सएम साहब, तो उनकी जो प्लानिंग और उनकी सरपरस्ती में हमने जो जितना पोर्शन बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह चालू है और म्यूनिसिपल कमेटी उसको मेंटेन कर रही है, लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है ना वो काबिल फ़ख्र बात है कि 80% आबादी जो है वो हमारे मंसूबे से मुस्तफीद हो रही है। बाकी 20% में लेटरल जो सीवर लाइनें हैं छोटी गलियों में और छोटे बाज़ारों में वो लगनी अभी बाकी हैं, वो जैसे फंड आएंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह इंशाल्लाह ये जो है ना, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है? अगर प्रीवियस गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर जितना फंड्स चाहिए था वो नहीं उसने रिलीज किया, तो मौजूदा गवर्नमेंट को आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है मौजूदा गवर्नमेंट को? जी, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है थ्रू डिपार्टमेंट, तो वो इंशाल्लाह अंडर प्रोसेस है। उम्मीद है कि फंड रिलीज हो जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह इस मंसूबे को रवा माली साल में हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी जफर साहब, आप हमारे साथ आपने में वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक में खुशामदीद नाज़रीन, कुछ मनाजिर आपने देखे जो कि साबिक पंजाब हुकूमत की मुबैना गफलत का मुंह बोलता सबूत है, जिसने सरकार के लाखों, तो अगर आवाम की बात की जाए तो करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं जहां चंद साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से 47 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन शायद इंतज़ामिया उनकी मेंटेनेंस करना जो है वो भूल गई और उन्हें इसी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया और ये प्लांट अब तबाहली का शिकार हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पर यह भी है कि 42 प्लांट से मोटरें, फिल्टर और टूटियां जो हैं वो गायब कर ली गई हैं। बाकी मांदा 5 जो प्लांट्स हैं उनकी मशीनरी ख़राब पड़ी हुई है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि नशेइयों की अमाजगाह बन गए हैं तमाम तर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, और सहूलियात मुयसर होने पर शहरी जितने खुश थे अभी उतने ही नाला नज़र आते हैं, उतना ही शिकवा करते दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर हमारे साथ हैं, इसके अलावा जुबैर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले बिलाल की जानिब चलते हैं। बिलाल, बताइएगा कितना पैसा लगा इन तमाम तर प्लांट्स पर, कितने अरसे में मुकम्मल हुए और कितने लोग मुस्तफीद हो रहे थे इससे? देखें, फैसलाबाद के लाखों और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के करोड़ों लोग थे जो इस जो प्लांट्स लगाए गए थे, ये जो मंसूबा शुरू किया गया था उससे मुस्तफीद हो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट भर में 47 वाटर प्लांट्स लगाए गए थे और इन पर गवर्नमेंट के जो है वो 70 लाख से जायद, जबकि मुखैर हज़ात के करोड़ों रुपए जो थे वो इस पर लगे थे और डिस्ट्रिक्ट भर में ये प्लांट्स लगाए गए थे, क्योंकि फैसलाबाद का जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। तो लोगों के लिए, लोगों के फलाह के लिए ये प्लांट्स लगाए गए थे और साबका पंजाब हुकूमत ने 2012 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको लोगों ने बहुत ही खुशाइंद करार दिया था, लोगों ने वेलकम किया था उसको। लेकिन बदकिस्मती से इन प्लांट्स के साथ भी वही हुआ जो दीगर हुकूमती मंसूबों के साथ होता है कि इनकी देखभाल प्रॉपर नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट भर में जितने प्लांट्स लगे उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि बिलाल, कब लगाए गए थे ये प्लांट्स? कब लगाए गए थे ये प्लांट्स? अच्छा, 2012 में ये प्लांट्स लगाए गए थे और डिस्ट्रिक्ट भर में ये प्लांट्स लगाए गए थे। और अब सूरत हाल अगर इनकी देखी जाए तो फैसलाबाद शहर में जितने प्लांट्स मौजूद हैं उनकी जो मशीनरी है वो गायब हो चुकी है। इक्का दुक्का प्लांट्स है जिनकी मशीनरी मौजूद है लेकिन फंक्शनल नहीं है, और वो प्लांट्स जो है मुकम्मल तौर पे नशई अफसाद उनकी अमाजगाहें बन चुकी हैं। उनकी देखभाल के लिए कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं होता। अहले इलाका वहाँ पर जो मौजूद है उनसे जब पूछा जाए इस हवाले से तो उनका यही कहना है कि वो बड़े खुश थे जब यहाँ पे प्लांट्स लगे थे, उनको पीने का साफ
पानी यहाँ पे मुयस्सर होता था, लेकिन अब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी देखभाल के लिए पहले बंदे रखे हुए थे वो वहाँ पे जो है वो वहाँ से चलते बने। उसके बाद नशई अफराद ने वहाँ से टूटियां जो है वो उखाड़ ली। कई ऐसे प्लांट है जिनसे वाटर पंप्स लगे हुए थे वो चोरी कर लिए गए, लेकिन देखभाल के लिए किसी ने भी ठीक है बिलाल, इस पर हम मोहम्मद जुबैर साहब का भी जो है वो मौक़िफ़ ले लेते हैं। आप चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जुबैर साहब बताइएगा, फैसलाबाद में जो पानी की सूरत हाल है यकीनन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्या ये प्लांट सिर्फ सियासत चमकाने के लिए लगाए गए थे, क्योंकि 47 प्लांट्स हैं ये जिनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है बाद में? नहीं, 47 थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जो सिटी में हमारे आते हैं वो 30 के राउंड अबाउट हैं। उसमें कुछ हाँ जी, उसमें हमारे पास उसकी कमी थी मैन पावर की। हमारे पास शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट में बंदे नहीं थे, तो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्होंने लगाए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो 2012 में। तो इसको 3-3 साल की एक्सटेंशन देते रहे। उसमें अब इन्होंने अचानक हमें कहा कि आप टेक ओवर कर लें, लेकिन हमारे पास शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट बंदे नहीं है। पिछले दिनों हमारी कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली थी और हम इनको प्रोसेस कर रहे हैं आउटसोर्स करने के लिए। आउटसोर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, सारे प्लांट जो है ना वो चलाचा आउटसोर्स करके गवर्नमेंट ने किस बेस पर प्लांट की मरम्मत हो जाएगी। किस बेस पर आपको हैंड ओवर किए हैं ये तमाम तर प्लांट्स? बस उनका कोई उनके साथ वो जो फर्म थी उनके पास उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि जी बाद में जो भी लोकल गवर्नमेंट का इदारा होगा आफ्टर 3 इयर्स का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता रहा कि उनके उसके बाद ये टेक ओवर कर लेंगे। तो हमारे पास शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट की कमी है और उसके बारे में हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी को 2-3 दफा लेटर भी लिखे। हमारी मीटिंग्स भी लाहौर होती रही जब चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। तो उसमें वो अभी तक हमारी जो शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रूव नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पिछले दिनों में जो मौजूदा हमारे कमिश्नर हैं उन्होंने ये हमें मीटिंग ली थी और उन्होंने ये फैसला किया कि इनको आउटसोर्स कर दें। तो अब आउटसोर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला वो सारे वर्किंग कंडीशन में हो जाएंगे। सर जैसे आप कह रहे हैं तकरीबन 30 के करीब हैं ये तमाम तर प्लांट्स जो फैसलाबाद के हिस्से में आते हैं, तो सर क्या अब प्लानिंग कर रहे हैं आप? जाहिर है वो खस्ता हाल है, बहुत बुरी हालत है उनकी, वो आवाम के ज़ेरे इस्तेमाल ही नहीं है, तो यकीनन एक बड़ा फंड भी चाहिए होगा उसके लिए। आपने फिर गवर्नमेंट से बात की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फिर वफाकी हुकूमत से आपने किसी फोरम पे आवाज़ उठाई है? नहीं, सारे प्लांटों का खस्ता हाल नहीं है, वो उसमें गुलबर्ग वाला है वो चल रहा है। इसमें एक हमारे समनाबाद में है, एक इस तरह और मेरे नॉलेज में है, कुछ यूसी वाइज सब लगे हुए हैं, उसमें कुछ चल रहे हैं। लेकिन कुछ की वो जो यूनियन काउंसिल हमने भी फैसला किया था एक उस वक्त आज से कुछ 3 महीने पहले 4 महीने पहले की बात है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि उसके बाद हमें फैसला हुआ था कि यूनियन काउंसिल लेवल पे चूंकि हमारे नाज़मीन चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो उसको लेने के लिए तैयार थे। हमने कहा था उनके हमें जो यूटिलिटी बिल्स हैं और फिल्टर हैं वो हम चेंज कर दिया करेंगे। बाकी जो उनका पास यूनियन काउंसिल के अंदर ये प्लांट हैं और वो उनका जो नायब कासद है वो इनको चला दिया करेगा और उसका जो अखराजात हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्दाश्त कर लेगी। अब नाज़रीन अपने प्रोग्राम की जानिब वापस आते हैं और दादू से स्टोरी शामिल करते हैं, जहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो मोबाइल हेल्थ सर्विस की गाड़ियां जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया को स्पुर्द करने के बावजूद आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकी हैं। गाड़ियां गैर फ़ाल होने से खड़े खड़े नकारा होने लगी हैं और माहाना 75 लाख रुपए का बजट भी करप्शन और की नज़र हो चुका है और जो अमला है वो घर बैठ कर तनख्वाहें लेने में मसरूफ़ है। और इसके अलावा अगर हम कंबर से बात करें तो वहाँ पर भी DHQ कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। हमारे नुमाइंदे इमदाद अली हमारे साथ मौजूद है, दादू की सूरत हाल पर उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो वैसे ही बहुत कम है, आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर बीमारियाँ और जो लोगों की अमवात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जाता है, लेकिन जो इंतजामात किए जाते हैं उनको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या वजह है? जी बिल्कुल,
महकमा सेहत के अदम तवज्जो की वजह से और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहल की वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये 1 साल से मुफ्त मोबाइल सर्विस जो है ये बंद करके रखी हुई है। इसकी जो बजट है करोड़ लाखों में इसकी बजट है। मैं आपके बताऊं, इसका जो अमला है वो घर बैठे तनख्वाहें उठा रहा है इसका अमला। मैं दूसरी जानब के आपको बताऊं, ये गाड़ियां देहातों के बजाय ये ऑफिसों में जेवर बनी हुई हैं। 4 गाड़ियां जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में बंद हुई हुई हैं, 2 जो गाड़ियां हैं वो डीसी ऑफिस में बंद हुई है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है DHO हेल्थ और MS हॉस्पिटल और DC तारिक मंजूर से, इन तीनों ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जब मैंने बात करने की कोशिश की है देहातों में, वहाँ गया हूँ, वहाँ जब मैंने तहसीलों में बात की, उनका कहना है कि हमने ये गाड़ियाँ कभी देखी ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया हमने ये कभी गाड़ियाँ यहाँ देखी ही नहीं है। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। इमदाद डॉक्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MS हैं DHQ अस्पताल कंबर। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या वजह है कंबर में DHQ जो है वो भी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है? वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर है। वहाँ की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। जाहिर है इन इलाकों में दूर दराज में अस्पताल बने होते हैं, लोग इतनी दूर से आते हैं, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिविल हॉस्पिटल कंबर के DHQ बिल्डिंग अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हुई है। अभी सिविल हॉस्पिटल कंबर में तकरीबन 1000 से ज़्यादा OPD है और यहाँ तमाम मुमकिन सहूलियात तिबी सहूलियात पेशेंट्स को मुयसर हैं। यहाँ हमारे पास 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, FCPS मेडिसिन का डॉक्टर है और कार्डियोलॉजिस्ट है और आई का स्पेशलिस्ट है। उसके अलावा हमारे यहाँ हेपेटाइटिस की OPD है, जहाँ मरीज़ों की इन्वेस्टिगेशंस और हेपेटाइटिस की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ TB डार्ट्स की OPD है। उसके अलावा बच्चों की OPD है, पीड्स OPD है, जनरल OPD है, गायनिकोलॉजी OPD है और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत के अलावा यहाँ जो है 24 आवर्स इमरजेंसी सहूलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो पेशेंट रेशो है वहाँ पर, क्या जो वहाँ पर तमाम डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स काफ़ी हैं तमाम तर पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए, या फिर रेफ़र भी करते हैं आप? जो डॉक्टर्स पोस्टेड हैं वो सारी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, डॉक्टर एंड लेडी डॉक्टर्स ड्यूटियां कर रहे हैं। हमारी हॉस्पिटल अभी तक DHQ बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई है और यहाँ हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, मॉर्निंग में OPD चलती है। OPD में हमारे पूछना चाह रही हूँ मैं, अब कुछ मजीद डॉक्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं आपको या काफ़ी हैं? जी, हम जो सीरियस पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं CMC टीचिंग हॉस्पिटल लाड़काना, और रिक्वायर्ड तो हैं, ज़ाहिर है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। फिरदौस शमी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आजमा के देख लिया है इन लोगों ने, सिंध के लोगों ने ख़ास तौर पर। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वही मुहैया नहीं। अगर अस्पताल बना दिए जाते हैं तो उनको मेंटेन नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होता, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। सर, क्या करेंगे अब? PTI क्या कर रही है इस बारे में, क्योंकि इन इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल है सर? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया, हमारी परफॉर्मेंस पे वोट दिया, वो परफॉर्मेंस जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वोट दिया, वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब हम पूरे पाकिस्तान को सिंध गवर्नमेंट की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस, जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं, वो दिखाएंगे कि दादू में 2 लाख लोगों पे एक मौत है। इस सूबे के अंदर अभी 60 लाख बच्चा जो है बाहर है इसके पास। इस सूबे के अंदर अगर 42 लाख बच्चा प्राइमरी स्कूल में आता है तो सेकेंडरी स्कूल में जाते जाते वो सिर्फ 11 लाख रह जाता है। इस सूबे की हर चीज, इस शहर कराची के अंदर जिधर हमें मैंडेट मिला है 2006 से लेके पिछले साल तक एक बूंद पानी का ठीक नहीं हुआ सीवरेज का, और पिछले साल भी 77 मिलियन गैलन की फैसिलिटी लगी है, जबकि 400 मिलियन गैलन सीवरेज हम करते हैं। और उसके साथ इस 2008 से इस शहर में एक पानी के कतरे का इजाफा हुआ, जबकि इस सूबे की पॉपुलेशन तकरीबन दुगनी हो गई इस पीरियड के अंदर, इस शहर की। तो ये जालिम लोग हैं। ये वो शहर है जिसकी छतों पे लोग सफर करते हैं, बसों की बसें नहीं पूरी। यहाँ एक मोटरसाइकिल से 6 लोगों का खानदान सफर कर रहा होता है। आइए, यहाँ तो अंग्रेजी का वर्ड सफर आ गया है कि हर शहरी जो है सूबे का सफर कर रहा है इस वक्त। तो इनके चेहरे से जो नकाब है वो उतारने की जरूरत है। बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि ये इंतकामी लीग होगी। इनको भी इंतकाम का लफ्ज नहीं पता। अवाम इनसे इंतकाम लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंतकाम तो नहीं होगी।
वो तो इंसाफ होगी, वो इंसाफ करेगी और अवाम इसमें चल रही। अच्छा फिरदौस साहब, जैसे कि आपने भी बताया, हेल्थ और तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का दावा करने वालों की परफॉर्मेंस आपके भी वहां पर सामने है। बेनजीर भुट्टो मोबाइल हेल्थ सर्विस है जिसके नाम पर ये अस्पताल है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी भी लाज नहीं रखी है। सर यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो खड़ी खड़े नकारा हो गई हैं और आवाम के इस्तेमाल में नहीं है। अगर आवाम को वो रेफर भी करते हैं तो वो गाड़ियां ही नहीं अवेलेबल उनके लिए, वो तो फिर रास्ते में मर जाते हैं लोग। मैं तो एक बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। पूरी बजट की स्पीच के अंदर हर वजीर ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया, NICVD। हमने NICVD बना दी। ये कितने पिछले 5 साल के अंदर 1.4 ट्रिलियन रुपीस खर्च हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, और उसको दिखाने के लिए जिस हुकूमत के पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो, वो कितनी शर्म की बात है। और वो जिन सड़कों की बात करते हैं और उन लोगों की कैनाल्स की बात करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन तो उस वक्त पता चले कि जब वो अपनी मियाद जो होती है जिंदगी की, एक सड़क की 15 साल होती है कम से कम, वो 15 साल से ज्यादा रह जाए। जहाँ तो सड़क बनती नहीं है वो पैसे भी गायब हो जाती हैं, और जो बनती हैं वो 4 साल में टूट जाती है। और कोई मंसूबा पूरी तौर पे मुकम्मल नहीं होता, हाफे पे चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का हाल देख लीजिए, तारिक रोड का हाल देख लीजिए, जाके देखिए कि क्या वो मंसूबा पूरी। चले सर, ये तो फिर सिंध हुकूमत की और प्रीवियस जो वफाकी हुकूमत की ये परफॉर्मेंस थी, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब PTI आ चुकी है सर, क्या रिफॉर्म्स लाने की सोच रहे हैं आप, खासतौर पर सिंध की? ऑपोजिशन तो इस वक्त बेसिकली ये है कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट से पैसे ला सकते हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची वालों के कुछ दुख का मुतावा हो जाए, अंदरूनी सिंध का हो जाए, लोगों का कि जो बिल्कुल बेसिक एसेंशियल्स हैं जो कि मिसिंग है, जैसे साफ पानी एक पहली प्रायोरिटी हमारी यही है, पूरे सूबे में लोगों को साफ पीने का पानी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे फिरदौस शमीम नाब और गुफ्तगू की आपने। नाज़रीन, अगली स्टोरी शामिल करते हैं विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर से। ये खबर है जहां कार्डिक सेंटर मंसूबे से मुल्हका अस्पताल वेस्ट इंसिनरेटर गुज़श्ता 2 माह से ख़राब है, जिसके बायस अब तक की इत्तलात के मुताबिक 35,000 किलो से ज़ायद जो फुजला है वो जमा हो चुका है। और ये कार्डिक सेंटर मंसूबे के साथ ही इसको इंस्टॉल किया गया था, जिस पर 3 करोड़ से ज़ायद की लागत आई थी। वेस्ट इंसिनरेटर गुज़श्ता 1 साल से कई बार ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करवाया गया, लेकिन अब पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 35,000 किलो से ज़ायद तिब्बी फुजला जो है वो यहाँ पर जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ज़ाहिर वहाँ पर ताफुन फैल रहा है। अस्पताल है जहाँ पर लोगों को लाया जाता है और उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन इस ताफुन की वजह से मजीद लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। अमजद अवान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं असल सूरत हाल है क्या। अमजद का वजह क्या है, 2 महीने हो गए, इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाई गई? हाँ जी बिल्कुल सुमेरा, इसमें यह है कि 2012 में कार्डिक सेंटर और उसका जो यहाँ पर कार्डियोलॉजी सेंटर जो बनाया गया था, उसके साथ ये बेस जो इंसिनेटर जो सिस्टम है ये भी यहाँ पर इंस्टॉल जो है लाया गया था इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन 2014 में ये इंस्टॉल किया गया। उसके बाद 1 साल जो है इसे अभी फंक्शनल जो हुआ था, इसे सिर्फ 1 साल हुआ है। उससे पहले की जो वेस्ट थी वो भी इसी तरीके से कभी कहीं कभी बेची जाती रही है और कभी कहीं गिराई जाती रही है, लेकिन जब यहाँ पर ये नस्ब हुआ है, इस 1 साल के दौरान जो है ये 3 करोड़ रुपए के से जायद का ये मंसूबा था। इसमें जो है यहाँ पर जब ये लगाया गया, यहाँ जो वेस्ट जो जलाई जाती थी तकरीबन यहाँ पर डेली की बुनियाद पर 800 किलो से ज्यादा वेस्ट जो है वो इकट्ठी होती है, क्योंकि बिल्कुल सही है। अमजद अवान, आप साथ ही रहिएगा। जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप QMC के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बड़ा तशवीशनाक मरहला है, यहाँ पर बड़ी तशवीशनाक बात है कि इतनी बड़ी मिकदार में फुजला जमा होना और फिर उससे जो ताफुन फैलता है, उससे जो बीमारियां फैलती हैं। सर, क्या वजह है, क्यों इसको अब तक मेंटेन नहीं करवाया जा सका? शुक्रिया। एक तो भी मुझे सुनाई नहीं दिया कि अमजद साहब ने क्या बात कही है, लिहाजा मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अलबत्ता इससे मैं आपको ये बता दूं कि ये बात दुरुस्त है कि यहाँ एक इंसिनरेटर लगाया गया था, उसके अंदर कुछ, और वो मेरे यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया है उससे पहले का लगा हुआ था, मगर उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, हमने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है और उसको एड्रेस करने के बाद वो इंसिनरेटर जिस कंपनी ने लगाया था उसी कंपनी को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने उनको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसेस हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमारे तक क्या है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।